आज हम बात करेंगे न्यूटन की शेल थ्योरम के बारे में। ठीक है, न्यूटन्स शेल थ्योरम। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ये एक स्फेरिकल शेल है। कैसा है? स्फेरिकल, जैसे एक स्फेयर होता है ना, बॉल समझ लो आप, एक स्फेरिकल शेल है। वहां पे इसमें कंडीशन क्या है कि ये एक सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक शेल होगा, मतलब सिमेट्रिक होगा और यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मास का। ठीक है, यूनिफॉर्म मास का, यानी कि सब जगह मास क्या होगा? यूनिफॉर्म होने वाला है। सिमेट्रिक यूनिफॉर्म मास का एक स्फेरिकल शेल होगा। इस वजह से, मतलब इस शेल की वजह से, जो मास m का है और जिसका रेडियस r है। शेल को इमेजिन अगर आपको करना है तो जो हॉलो बॉल्स होती है ना प्लास्टिक की, बच्चों की खेलने वाली, वो है सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, तो इस m मास के स्फेरिकल हॉलो शेल की वजह से एक पॉइंट मास m, ठीक है, इस मास m पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। अब ध्यान रखना, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ध्यान से आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम दोनों को ट्रीट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो इसकी वजह से क्या फोर्स होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो डेरिवेशन है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट रहता है वही हर जगह काम आता है। तो डेरिवेशन हम थीटा वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ रिजल्ट कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो इस शेल का हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर हम उस शेल का एक पॉइंट लेंगे तभी हम दोनों को पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हर पॉइंट का ऐसे फोर्स लेंगे, इसका 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 इसका, जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं उन सबका हम क्या लेंगे? फोर्स लेंगे पेयर वाइज, और फिर उसको ऐड करेंगे। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ऐसे करके लगेगा। अब मान के चलो ये सेंटर लाइन से जोड़ने वाली एक लाइन है। ठीक है, यहां पे ये बना रही है थीटा 1। क्या बना रही है? थीटा 1 एंगल बना रही है। समझ जाना, ये थीटा 1 है। तो ये एक वेक्टर है जो मान के चलो F1 मान लेते हैं, F1 वेक्टर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अलोंग होगा, इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसे लगेगा, स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट लाइन पे लगता है, तो ऐसे लगेगा। अब हम जानते हैं कि कभी भी कोई वेक्टर ऐसे तिरछा है तो हम उसको x और y में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वेक्टर का F1 साइन थीटा वाला कंपोनेंट, F1 साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा F1 कॉस थीटा वाला। समझ में आ गया? अब सिंस ये जो शेल है एक सिमेट्रिक शेल है, क्या है? सिमेट्रिक शेल है, तो इस सेंटर लाइन वाले जो डिस्टेंस है ना, इससे जितना ऊपर ये है दूर, ठीक है, इससे इतना ही नीचे एक पॉइंट और होगा, सेम पॉइंट। ठीक है, इससे इतना ही नीचे एक पॉइंट और होगा जो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। समझ में? जो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ को, और वो भी थीटा 1 एंगल पे ही लगाएगा। ध्यान रखना, वो भी थीटा 1 एंगल पर ही लगाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है हिसाब। समझ में? सिमेट्रिक है, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी। ये सेंटर से जा रही है ना लाइन, ये सेंटर से जा रही है, तो सेंटर के अलोंग ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, सेंटर के अलोंग क्या रहेगा? ये स्फेरिकल शेल सिमेट्रिक रहेगा। तो ये भी थीटा 1 एंगल पे ही इसको नीचे को फोर्स लगाएगा। ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा 1 ही होगा, तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ऐसे करके। समझ में? इस फोर्स का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये भी F1 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। F1 cos थीटा। क्यों? समझ में आया ना, क्योंकि जो सारे पॉइंट मासेस ले रहे हैं हम, इनका मास हम सेम मानेंगे, dm मानते हैं, वैसे dm मास मानते हैं, सबका पॉइंट मास का सबका मास सेम मानेंगे। तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये, यानी कि F1 फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। समझ में? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो F1 cos थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो ऐसे आएगा, F1 साइन थीटा। समझ में आई बात? सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये इस पे लगाएगा ऐसे, रफ एंड से बना रहा हूं, आपको बात समझ जानी बस। ठीक है, अपनी तरफ लगाएगा, मान के चलो थीटा 2 एंगल पे लगा रहा है। कौन से एंगल पे? सेंटर लाइन वाले से हम एंगल अगर नापे तो ये थीटा 2 एंगल पे लगा रहा है, मान के चलो। तो इसी अपोजिट, सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन का जो एक एलिमेंट होगा, छोटा सा पॉइंट मास जिसको हम लेंगे,
वो भी यही काम करेगा, समझ में, वो भी थीटा 2 एंगल पे, थीटा 2 एंगल पे फोर्स लगाएगा F2, क्या लगाएगा, F2, ये भी लगाएगा F2 वेक्टर, समझ में आ गया। अब इस F2 को भी हम रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, समझ में आ गया ना। तो ये F2 साइन थीटा और ये, रुको, हाँ ये F2 साइन थीटा हो जाएगा नीचे की साइड में, और इस वाले का ऊपर की साइड को भी लगेगा एक कंपोनेंट F2 साइन थीटा। समझ में आया दोनों F2 क्यों है, क्योंकि सिमेट्रिक पोजीशंस को देख रहे हैं हम, तो जितना एंगल याला पोजीशन इससे बनाएगा उतना ही याला इससे बनाएगी, जितना फोर्स ये एलिमेंट इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, समझ में। तो यहां पे अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो F2 का, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा F2 cos थीटा इसका, ठीक है, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे ही आएगा इसी डायरेक्शन में F2 cos थीटा। तो ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स है ना उन सबका एक सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे पॉइंट होगा, सेम मास dm का, इसको हम मान लेते, चलो dm अभी के लिए, ठीक है, इसको dm मान ले रहे हैं सबको। तो होता क्या है कि सारे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना जो इस मास m पे लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये F1 sin थीटा इस F1 sin थीटा को कैंसिल कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी F1 sin थीटा F1 sin थीटा, बट ये इधर को लग रहा है, ये इधर को लग रहा है, सिमिलरली F2 sin थीटा। तो ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वही, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे, रहेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो जो ऐसा लगेगा कि जो फोर्स है ना वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे इसी डायरेक्शन में खींच रहा है सब, क्योंकि याले तो नेट कैंसिल हो गया ना तो नेट जीरो हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा कि इधर को ऐसे खींच रहा है, ये समझ में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो न्यूटन की शेल थ्योरम है इसमें ये बोलेंगे कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इज रॉन्ग वर्ड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अ यूनिफॉर्म, सिमेट्रिक भी मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, spherical shell on a point mass m outside it, ठीक है, outside it acts as if the entire mass of the shell is at the सेंटर। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ गया ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सारे कैंसिल कर दे रहे हैं, तो फोर्स सेंटर लाइन के अलोंग लग रहा है, ऐसे जहां पे कुछ है ही नहीं, जो खोखला है, जहां इधर को लग रहा है सारा कंपोनेंट, समझ में। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि सारा मास क्या है इस शेल का यहीं पे होगा, तो इसीलिए ऐसे लग रहा है, समझ में। तो इसको यहां पे लिख देना आउटसाइड दी शेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां शेल थ्योरम को ही बार बार यूज किया जाता है, ओके। अच्छा, यही चीज वैलिड है एक सॉलिड यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेयर के लिए, समझ में। दिस रिजल्ट ऑल्सो अप्लाइज फॉर ए सॉलिड यूनिफॉर्म सिमेट्रिक, वैसे स्फेयर तो सिमेट्रिक ही माना जाता है ना, ठीक है, स्फेयर, ठीक है, यही रिजल्ट होगा। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इज इक्वल्स टू G टाइम्स मास m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, मान के चलो ये डिस्टेंस क्या है, r है, समझ में आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लिख लेगा, एक यूनिफॉर्म शेल और एक पॉइंट मास m पे जो उससे बाहर है, ठीक है। जब पॉइंट मास m उस शेल के अंदर होता है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जो शेल है ये एक यूनिफॉर्म मास की सिमेट्रिक शेल होगी, समझ में आया, सब जगह मास एक जैसा होगा और ये सिमेट्रिक रहने वाली है। तो जब अंदर है पॉइंट मास m तो वहां पे भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, ये जो शेल है मास m है और इसका रेडियस r है, तो जो पहला केस बनता है कि जो पॉइंट मास m है वो कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, कहाँ पे हो, सेंटर पे। तो एट दी सेंटर
अब जब सेंटर वाला केस है तो हम देख सकते हैं कि जो याला एलिमेंट है ना, ये जो डीएम एलिमेंट है, ये इसको फोर्स लगाएगा अपनी तरफ को, इधर को आओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएगा। और जो इसका सिमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट है डीएम, वो भी इसको उतने ही फोर्स से अपनी तरफ को क्या करेगा, बुलाएगा। समझ में आया? ये दोनों डीएम एलिमेंट हम मान रहे हैं, ऐसे डीएम है करके, मतलब छोटा सा एक एलिमेंट है, एलिमेंट मान लो, छोटा सा पॉइंट मान लो इस शेल पे, वो है। ठीक है, वैसे ही जो यहाँ पर का एलिमेंट होगा वो इसको अपनी तरफ बुलाएगा कि इधर आओ, ये इधर को आओ करके, ठीक है, ऐसे। और इसके जो सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे है वो कहेगा कि इधर को आओ। अब फोर्स सेम लगेगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये लगाएगा। और आप लोग जानते हैं, मैं कह चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, कि ये जो है ना, इस शेल और इसको दोनों को आपस में पॉइंट मास नहीं समझेंगे। समझ में? ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मास तब होता है जब दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो उनके साइज के कंपैरिजन में, लेकिन अभी में तो ये इसके अंदर ही मिल गया। समझ में? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से क्या फोर्स लग रहा है और उसको फिर ऐड कर देंगे। तो हम ऐड वेक्टोरियली करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर्स को यूज़ करके, इंटीग्रेट वगैरह करके, बट वो हमारे काम का नहीं है, रिजल्ट हमारे काम का है, कि रिजल्ट जो रहता है वो हमारे काम में आएगा। तो हम रिजल्ट को एनालिटिकली वैसे ही देख लेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो इसको अपनी तरफ बुलाएगा कि इधर को आओ, फोर्स लगाएगा इधर को। और इसी की सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे एक एलिमेंट होगा सेम साइज का, जो कहेगा कि इधर को आओ, ठीक है। एक यहाँ पे होगा जो कहेगा कि जो इधर को फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ को, और एक सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे होगा जो इधर को फोर्स लगाएगा। तो ऐसे ही करके हर एक एलिमेंट का एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, जो उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे जो नेट फोर्स है मास m पे, जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में? सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मास m inside a spherical shell is 0। ध्यान रखना, नेट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नेट, दी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं है, लगता है, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जाता है हर जगह से। ठीक है, इससे इधर के जो एलिमेंट है उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इधर वाले लगा रहे हैं, तो सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। ऐसे देखो या ऐसे देखो, कैसे भी देख लो, ठीक है। तो सिमेट्री की वजह से सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो पॉइंट मास है वो सेंटर पे ना हो, सेंटर के अलावा किसी अगर जगह पे है, तो वहां पे आपका मन ऐसा देखना, अभी बताएगा डायग्राम के हिसाब से, आपका मन ये बताएगा कि 0 नहीं होना चाहिए। देखना, जैसे कि ये है, मान के चलो कि पॉइंट मास हमारा इधर पे आ गया कहीं, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट मास m है, और ये हमारा सेंटर है। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा ऐसे, और यहाँ पर वाला जो एलिमेंट है वो इधर को खींचेगा, और यहाँ पर का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो इधर को खींचेगा। बाकी सारे जो इसके नीचे को रहेंगे, ठीक है, ये इधर खींचेगा, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स, ठीक है। और बाकी जो सारे होंगे वो नीचे को लगाएंगे ऐसे करके ये। लेकिन अब यहाँ पे आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है एज कंपेयर टू याली सारी डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर डिस्टेंसेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, तो आपको लगेगा कि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, और ये कम फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन तो ये आपको ये बताया कि इसने इधर को जाना चाहिए, ठीक है, आपका जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये बताएगा कि इधर को जाए। बट ये ध्यान दो कि जो नीचे को खींचने वाले हैं ना, नीचे को जो खींचेंगे वो देखो, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। जो नीचे को खींचने वाला रीजन है पूरा मास का, वो याला रीजन है, जो नीचे को फोर्स लगाएगा। ये देखो, ये रीजन पूरा नीचे को फोर्स लगाएगा, यहां से यहां तक, कंपेयर टू दिस रीजन जो ऊपर को फोर्स लगा रहा है। समझ में? तो जो मास नीचे को खींच रहा है वो ज्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन देखो, ऐसे सोच सकते हो कि नीचे को जो फोर्स लगा रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, बट लोग कितने ज्यादा हैं, ये देखो, यहां से लेके यहां तक का
हर पॉइंट मास नीचे को फोर्स लगाएगा। तो ये होता क्या है कि बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ है अच्छा खासा, बट वो हमारे बहुत ज्यादा ही ऊपर का हो जाएगा हमसे, और हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस हमें जो रिजल्ट है वो काम आएगा। तो हम रिजल्ट देखेंगे। तो नीचे को जो फोर्स लगाने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखो जितने सारे पॉइंट मास हैं वो सारे क्या है, नीचे को ज्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि नीचे की साइड को मास क्या है, ज्यादा है। अभी मैं उतने ज्यादा भी नहीं बना रहा हूं, समझ में आ गया। तो नीचे को फोर्स लगाने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए किसी ना किसी तरीके से जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। अब इसको अगर आप समझने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री लगेगी, समझ में आएगा, तो वो हमारे काम का नहीं है। बट आप ये ध्यान रखें कि जो ये पॉइंट मास m है, इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फिर भी जीरो रहेगा, बजाय मतलब ये जानते हुए कि ये इससे डिस्टेंस कम है और ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके कंपैरिजन में, बट यहां फोर्स लगाने वाले क्या है, ज्यादा है, समझ में। तो सेंटर के अलावा किसी भी पोजीशन पे हो तो हर किसी के लिए पोजीशन मतलब सिचुएशन जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। यहां पे हम एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कितना लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा यहां पे देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, ठोस जिसे बोलेंगे, स्टील की बॉल इमेजिन करो, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर एक मास m है, सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे। इसका जो रेडियस है इस सॉलिड स्फीयर का वो r है और मास m मान लो, ठीक है। तो यहां पे ये जो मास m है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है हम उसकी बात करें। तो ध्यान देना यहां पे हम ऑलरेडी शेल थ्योरम देख चुके हैं ना, ठीक है, वो हम यूज करने वाले हैं। कैसे, ये जो अपना मास m है ना, ये एक जो स्फीयर है r रेडियस का छोटा स्फीयर, ठीक है, r रेडियस का छोटा स्फीयर उसके बाहर है, उसके जस्ट बाहर, समझ में आ गया। ये जो अपना छोटा मास m है, ये स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर निकलेगा ना इस बड़े स्फीयर के अंदर, उसके जस्ट क्या है, बाहर है। और ये जो r माइनस आर वाला रीजन है ना, ये जो r माइनस आर वाला रीजन है, इसको हम समझ सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। कैसे, ऐसे देखना, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाने की कोशिश मैं करूंगा अच्छे से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक शेल, उसके ऊपर दूसरी शेल, तीसरी शेल, ऐसे करके शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर, जितना प्रिसाइसली हम बना सकें, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये जो रीजन है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, कैसे, स्फेरिकल शेल्स, ठीक है ना, एम्प्टी जो हॉलो शेल्स होते हैं उसका कलेक्शन है। पूरा बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे लिए, तो ये ऐसे समझ जाना कि ये जो रीजन है ये स्फेरिकल शेल्स का क्या है, कलेक्शन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये जो पॉइंट मास m है वो इन सभी शेल्स के क्या है, अंदर है, वो इन सभी शेल्स के अंदर रहेगा। देखो ध्यान से देखना, मैं यहां पे भी बना देता हूं इसको ऐसे, जो पॉइंट मास m है उन सभी शेल्स के क्या रहेगा, अंदर रहेगा। और हम ये जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जब कोई मास होता है तो उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो मास उन शेल्स के सेंटर पे हो या किसी और लोकेशन पे हो, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा अगर आपको देखनी हो, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद उसको देखना, ठीक है। तो जो m मास है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू r माइनस r रीजन, ठीक है, इज जीरो। क्यों, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, जो r माइनस r रीजन है, वी कैन कंसिडर द r माइनस r रीजन एज ए कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। हम उनको क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। तो जो पॉइंट मास m है, ठीक है, द मास m lies inside all of those shells, inside all of those shells. So as per न्यूटन्स शेल थ्योरम, जो कि हमने डिस्कस करी है दूसरी वीडियो में, न्यूटन्स शेल थ्योरम, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज
ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 ड्यू टू r माइनस आर रीजन, ठीक है, r माइनस आर रीजन की वजह से जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है। ओके, अब जो पॉइंट मास m है यहाँ पे वो छोटा r रेडियस के एक स्फीयर के बाहर है, छोटा r रेडियस के एक स्फीयर के बाहर है। तो न्यूटन की जो शेल थ्योरम है उसका रिजल्ट हम दोबारा यूज करेंगे कि एक जो सॉलिड स्फीयर है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया लास्ट में कि वो जो मैंने बताया था वो सॉलिड स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो एक सॉलिड स्फीयर है उसके बाहर अगर कोई पॉइंट मास, जस्ट बाहर है, यहाँ पे जस्ट बाहर है, तो उसके बाहर जो पॉइंट मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगता है जैसे मानो कि पूरा जो इसका मास है वो कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स या द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू स्फीयर ऑफ रेडियस r acts as if the entire mass of the sphere is located at the center। ठीक है, ये रिजल्ट अगेन कहाँ का है, शेल थ्योरम का है। यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। ठीक है, शेल थ्योरम की बाकी वीडियोस है उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक और आई बटन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, या सरफेस से कुछ दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे जब यूज करते हैं तो वहां पे हमेशा हम शेल थ्योरम यूज करेंगे। और शेल थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है शेल थ्योरम में, उसका रिजल्ट कैसे आया, वो डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, इंटीग्रेशन यूज करेंगे और बहुत सारी चीजें, साइन थीटा ये वो, तो लेकिन रिजल्ट हमारे काम में आने वाला है। तो कहीं भी सॉल्व करेंगे हम तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो कि इसका मास m है, छोटा m, तो जो फोर्स लगेगा ना, छोटा m नहीं, रुको, m r है, इसका मास जो है वो m r है इस स्फीयर का। तो जो फोर्स लगेगा m मास पे वो सिर्फ इतना होगा, F = g m r m अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस r²। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेल थ्योरम, इसको अच्छे से आप देख लेना। आई होप कि समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, यू कैन आस्क द डाउट्स देयर एंड आई विल सॉल्व देम देयर ओनली। ठीक है, हो सके तो वीडियो बनाने की जरूरत पड़े तो वीडियो भी बना लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ही सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन है, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया या बाकी जो वीडियोस हैं इस सीरीज में समझ में आई तो डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, चलिए, ओके।